ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਗਾ 960 AM ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 10 to 12। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਸ਼ਰ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ BJP ਦਾ ਖਾਸ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਲਾਲੂ ਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਫਾਰਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਟਾਲਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ NDA ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ NDA ਵਾਕਈ ਹੀ ਹੁਣ NDA ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ NDA ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ BJP ਨੂੰ NDA ਦਾ। ਆਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। आशीष जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। तो ये जो सैनी साहब, आपको नमस्कार के साथ जो है प्रवासी रेडियो के जितने लिसनर्स हैं टोरंटो में, उनको भी मेरा नमस्कार। बाद आपसे बात हो रही है। जी पहले तो शुक्रिया, आपने समय निकाला। हमें बताएं, ये जो इतने दिनों की मेहनत थी, कुछ लोग लगे हुए थे कि हम सबको इकट्ठा करेंगे, कितना ये गंभीर कहते हैं ना, ये सिग्नल है मोदी सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी और उनकी और सरकार, जब BJP के लिए ये जो सारी अपोजिशन ऑलमोस्ट इकट्ठी हो गई है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अपोजिशन यूनिटी की कोशिश तो काफी समय से चल ही रही थी जी। बीच में एक तीसरा मोर्चा बनाने की भी बात थी, जब जो है वो अब KCR और ममता बनर्जी और केजरीवाल ये लोग एक फ्रंट पे इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन ये जो दूसरा जो ये फ्रंट तैयार हुआ है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जी, ये बीच में डेमोक्रेटिक उड़ा था, लेकिन बेसिकली डेवलपमेंटल है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है ना, इंडिया जी। इसमें 26 दल हैं, छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, लेकिन सब ले दे के अगर देखा जाए तो आज दिल्ली में इसके पहले एक NDA की भी बैठक हुई, जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई और उसमें जो है नॉर्थ ईस्ट के भी कई दल थे, जो 18 पार्टियां थी, जो शायद जिनके 8 सांसद भी नहीं थे। लेकिन आप देखेंगे ना कि ये चुनौती के रूप में देखेंगे तो ये पहली बार ये समझ में आ रहा है कि वास्तव में जो अपोजिशन यूनिटी है ये एक बड़ी ठोस चुनौती पेश करने जा रही है मोदी सरकार की 2024 में जी। वजह ये है कि जितने भी दल वहां पर इकट्ठा हुए बेंगलोर में, इनमें से ज्यादातर छत्रप हैं, अपने अपने इलाके के सब सिरमौर हैं। इनका साथ आना ठीक है, अभी तो सीट शेयरिंग होनी है, बहुत सी चीजों पे बातचीत होनी है, लेकिन जो मसला है वो ये है कि इनका एक साथ आना एक प्लेटफॉर्म पे, पहले दो उसमें, ये बड़ी बात। और निश्चित तौर से आप जानिए कि जो चीजें समझ में आ रही हैं, अभी जो चीजें ऊपरी तौर पर दिख रही हैं, वो यही है कि जो है वो एक ठोस चुनौती पेश होने वाली है। देखिए वहां पे कन्वीनर तय होने की बात थी, थोड़ा सा कन्वीनर तय होने की बात थी, तो वो बॉम्बे में ही होगा जी। और जो है वो यहाँ पर एक कॉमन प्रोग्राम की बात है, वो भी बॉम्बे में तय होगा। लेकिन आज दूसरे फेज में जो है ये एक बड़ी चीज हुई कि इन्होंने एक नाम अपना जो है वो सामने एक प्लेटफॉर्म लेकर के आ गए, ये हमारा प्लेटफॉर्म होगा। और उसमें केजरीवाल भी पेश हुए। सबसे बड़ी जो एक संशय था कि शायद केजरीवाल जो है वो ना आए इसमें, लेकिन केजरीवाल
को कल कांग्रेस ने समर्थन दिया कि भाई आपका उनका जो इशू है अध्यादेश को लेकर के, उसमें कांग्रेस उनका साथ देगी हाउस में, तो फिर केजरीवाल भी आ गए, ममता बनर्जी भी हैं, स्टालिन जी से लगभग कोई ऐसा लीडर छूटा नहीं जिसको लेकर के ये था कि आना चाहिए इनको, और वो नहीं आया। शरद पवार भी आज आ गए, कल उनको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो नहीं आ रहे हैं, कुछ और पकड़ा है, वो भी आ गए। तो ये आप जान लीजिए कि इनका आप अगर देखेंगे ना पूरा अलायंस, तो हर राज्य में ये अपने अपने उसमें बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मजबूत पार्टियां हैं, इनका एक मजबूत वोट बैंक है। एक तो ये बताएं कि जैसे पंजाब की बात लें तो भगवंत मान आज वहां शामिल हुए, राघव चड्ढा भी साथ थे केजरीवाल के, तो पंजाब में तो कांग्रेस इनके खिलाफ डट के लड़ रही है, लेकिन ऊपर इनकी जो पार्टी है सेंट्रल लेवल पे वो इकट्ठे हुए हैं। तो बहुत से प्रदेशों में ये ऐसा होगा, जैसे दिल्ली में भी हुआ, आपके दिल्ली में कांग्रेस की जो नीचे का यूनिट है स्टेट का वो खिलाफ है केजरीवाल के, और मिस्टर माकन अक्सर खुल के बोलते हैं उनके खिलाफ। लेकिन ऊपर तो मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ये समझौता हो रहा है कि सेंटर में कांग्रेस और स्टेट्स में आप अपने अपने काम करते रहो, जो पार्टियां हैं क्षेत्रीय पार्टियां। देखिए ये मुद्दा जो है वो ममता बनर्जी ने पहले भी इस पर चर्चा की है और इस बात को उठाया है, और ये बात राहुल गांधी ने भी कही है कि जो जहां मजबूत है हम उसको नहीं रोकेंगे। आप ये देखिए ना कि यहाँ पे ये जो अलायंस हुआ है जिसकी बात ये लोग कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जो इसका जो जिसको आप समझ सकते हैं कि जो बेसिक्स जो हैं उनमें शामिल है कि भाई हम जो है वो एक बड़े मसले को लेकर के, एक बड़े इशू को लेकर के, हम देश के मसलों को लेकर के हम ये एकजुट हो रहे हैं। इसमें क्षेत्रीय मसले भी हैं, क्षेत्रीय पॉलिटिक्स भी है, क्षेत्रीय इश्यूज भी हैं, उनको साइड में रख के चल रहे हैं कि भाई ठीक है, लेकिन अभी हमको 24 में मोदी सरकार के खिलाफ एक फ्रंट के रूप में सामने आना है ताकि हमारे वोट न बटें, और हम अलग अलग लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप जान लीजिए कि जैसे पहले फायदा होता रहा है मोदी को अभी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इश्यूज दूसरे हैं। नेशनल ये बहुत अच्छा हुआ है कि कम से कम फ्रंट इस बात को स्वीकार करके चल रहा है कि राष्ट्रीय स्तर से दूसरे मसले हैं और क्षेत्रीय राजनीति अलग तरीके से डील होगी। क्योंकि अब आप बंगाल में क्या करेंगे, बंगाल में तो ममता बनर्जी हैं, वहाँ कांग्रेस न के बराबर है, लेकिन ममता बनर्जी अलायंस में हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस वहाँ पर चुनाव लड़ेगी ही नहीं। हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर न लड़े, लेकिन क्षेत्रीय जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो संभव कांग्रेस वहाँ पर चुनाव लड़े, जैसा लड़ती रही, पिछली बार भी लड़ी थी, दिल्ली में भी उसकी फाइट होगी। अभी आगे आने वाले समय में ये गठबंधन क्या और शेप लेता है, कितना एडजस्टमेंट कर पाते हैं ये लोग अपनी पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स के बीच में कितना कंप्रोमाइज हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये अभी धीमे धीमे समय के साथ, क्योंकि अभी देखिए 4-6 महीने हैं, तो अगली जब मुंबई में बैठक होगी तो उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सीट शेयरिंग का मसला वहाँ पर उठेगा, ठीक है, वहाँ पर कन्वीनर कौन होगा ये मसला उठेगा, बहुत से इश्यूज डिस्कस होंगे। अच्छा, तो ये सारी चीजें होंगी। आशीष जी, अब ये जो मोदी सरकार है, जहाँ मोदी के जो पीछे जो इनका थिंक टैंक है, वो क्या चूक गया इस बात से, क्योंकि जितने पावरफुल मोदी हो चुके थे, बीजेपी हो चुकी थी, इन्होंने एक एक करके जितने भी अपोजिशन वाले थे सबके पीछे ईडी डाल दी, इनकम टैक्स डाल दिया, और उनको मजबूर कर दिया कि वो इकट्ठे हों बीच में। ये जो अपने आम आदमी पार्टी है, सबके खिलाफ इन्होंने ईडी को छोड़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि इतना मजबूर कर दिया उनको कि उनको इकट्ठा ही कर दिया? देखिए, ये ऐसी स्थिति देश में एक बार तब देखने को मिली थी जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, और इमरजेंसी, उस समय भी पूरा देश एकजुट हुआ था इनके खिलाफ, जिसमें तमाम लेफ्ट राइट सेंटर सब इकट्ठा हो गए थे कांग्रेस के, इंदिरा गांधी के खिलाफ, बेसिकली कांग्रेस के खिलाफ नहीं तो इंदिरा के खिलाफ थे। वही परिस्थितियां बहुत कुछ यहाँ भी बनती नजर आ रही है। वो कह रहा है कि देखिए, नरेंद्र मोदी का कल इस समय बीजेपी पार्टी से ऊपर का है। बीजेपी पार्टी की आज पहचान क्या है? नरेंद्र मोदी पहचान है उसकी। यही मतलब एक तरीके से पर्सनैलिटी कल्ट का इशू हो गया है। आज जितनी भी चीजें हैं नरेंद्र मोदी की इर्द गिर्द ही घूम रही है, चाहे विपक्ष की राजनीति हो, चाहे बीजेपी की राजनीति हो, चाहे देश की राजनीति हो, किसी भी मसले को आप देखें। तो आज जो एकजुटता हो रही है, उसके पीछे मसला यही है कि इन्होंने हर तरीके से कोई जो भी खिलाफ है उसको किस तरीके से एजेंसियों के जरिए
कैसे उसको हम प्रताड़ित कर सकते हैं, चाहे वो सीबीआई है, आपके ईडी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे जो कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, लोगों के दिमाग में, पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग में ये चीज घर कर चुकी है कि या तो हम मोदी के साथ हैं और नहीं तो फिर हम उनके खिलाफ हैं। हम तटस्थ नहीं रह सकते, न्यूट्रल नहीं हो सकते जी। तो ये जो चीज है, ये जो भावना है, इससे कहते हैं कि सारे के सारे अपोजिशन के जितने लीडर्स हैं उनके दिमाग में ये डर पैदा हो चुका है कि हमको अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो ये जो है वो सबको खा जाएंगे। और हो ही रहा है। आप देखिए अजीत पवार के मसले को आप देखिए, कल तो एक दिन पहले प्रधानमंत्री उसके बारे में क्या बोल रहे थे और अगले दिन वो आदमी सरकार बना लेता, सरकार में शामिल हो जाता है। तो ये वही नहीं है बंगाल में शुभेंदु अधिकारी। देखिए आप कहीं पर भी आप देखेंगे तो ये चीज हो रही है और ये चीज सामने है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हम सुनी सुनाई चीजें, ये चीजें सामने है, आपको दिख रही है जी। अच्छा ऐसा बताएं, ये जो जी सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि समय हमारे पास कम है, एक दो सवाल मेरे जरूरी थे। हमारे अभी एक लिसनर है, बड़े सुलझे हुए लिसनर है, पॉलिटिकल बड़ी जानकारी रखते हैं, जयराज जी। तो वो बता रहे थे कि अगर इन सब पार्टियों का जोड़ देखें पिछले इलेक्शन में तो 22-23 करोड़ था, जबकि बीजेपी शायद 21 करोड़ के करीब थी। तो मतलब अगर ये वोट ना बटे होते तो बीजेपी जो इतनी सीटें लेके गई कभी ना लेके जाती। और अब जो बीजेपी के खिलाफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट, लोगों में गुस्सा है, महंगाई, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, लगता है कि बीजेपी को उसका अलग से सामना करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो ये सब पार्टियों का वोट अगर इकट्ठा हो गया, दूसरा जो मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है कई कारणों से, आपको लगता है कि ये सब लोग मिलके बीजेपी से ज्यादा सीटें ले जा सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि उनको प्रधानमंत्री का पद नहीं चाहिए, वो इसके लिए कोई जिद नहीं करेंगे, वो खुली बात उन्होंने छोड़ दी है। तो जो बहुत बड़ा इशू था कि प्रधानमंत्री किसका बनेगा, कौन बनेगा, एक तो वो बहुत बड़ा इशू शायद सॉल्व होता नजर आ रहा है। लेकिन आपको लगता है कि ये सारी पार्टियां अगर बीजेपी से ज्यादा सीटें ले गई तो फिर ये नरेंद्र मोदी के लिए खतरा है? नहीं, देखिए खतरा तो है ही। ये पूरा ये एकजुटता किस लिए है? बेसिकली ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही एकजुटता है ना जी। आप देखिए, और मैं आपको बताऊं, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो कभी भी जो है वो 2 × 2 = 4 पे नहीं चलती। यहाँ पे बहुत एंड टाइम पे इमोशन बहुत हावी होते हैं। आप देखेंगे कि बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग थी उसमें इन लोगों ने क्या किया था कि दलित वोटर्स और सारे लोग, इवन मुस्लिम भी उसमें लोगों ने पेड़ लगा दी थी, क्योंकि इन लोगों ने इस तरीके से उसको प्लान किया था। लेकिन अब क्या है कि जो दलित वोट बैंक है, माइनॉरिटी सोमाली मुस्लिम, तो मान लीजिए एक और मुश्त वो बीजेपी के खिलाफ ही वोट करते हैं, पहले भी करते थे। तो उसमें इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को अलग किया था पिछले चुनाव में। लेकिन हुआ क्या है कि अगर आप सबको जोड़ भी लेंगे ना तो वोट जो है वो इनसे ज्यादा ही है। और दूसरी चीज ये कि तमाम जो दूसरे मसले हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था का भी एक बड़ा मसला है। मणिपुर आपके सामने है, देखिए किस तरीके से वहाँ चीजें हो रही हैं। ये जो सारे मसले हैं ना, ये कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में बैठे हुए हैं कि ये चीजें हो क्या रही हैं। इसका ऐसा नहीं, इसका इम्पैक्ट इलेक्शन में नहीं पड़ना है या हम मीडिया से उसको गायब कर दें मेन स्ट्रीम तो वो साहब जो है वो गायब हो जाएगा लोगों के दिमाग से। ऐसा नहीं है, क्योंकि रोज बरोज लोग इन चीजों को फेस कर रहे हैं। आज जैसे ही टमाटर 200 रुपए किलो है हमारे देश में, ये वो देश है जहाँ टमाटर 1 रुपए किलो भी न मिलने से किसान को जो है वो उससे ट्रैक्टर से रौंद देता है। ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई? क्यों ऐसी स्थिति अगर पैदा भी हो रही है तो क्यों पैदा हो रही है? तो ये सारे मसले जो हैं वो लोगों के दिमाग में हैं और रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये चुनाव में इशू नहीं बनने वाले हैं, ये सब बनेंगे और इसका असर भी पड़ेगा चुनाव पे। और वशी जी, बहुत पैसा है नरेंद्र मोदी के पास, उसकी पार्टी के पास, बीजेपी ने इतना धन इकट्ठा कर रखा है और उसका जो सोशल मीडिया से लेके हर तरह का तंत्र है वो इतना मजबूत है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आने दो, कोई ऐसी बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, कोई ना कोई बड़ा शगुफा ऐसा कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों का ध्यान सब एक तरफ बट जाएगा, ये मुद्दे एक तरफ रह जाएंगे। देखिए लोग अभी जान गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में लोग ये बात नहीं जानते थे कि वास्तव में जो है वो इस तरीके से चीजें इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी इस तरीके के हथकंडे अपना सकती है। लेकिन अब जो है वो क्या है कि बीजेपी
बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। चाहे उनका जो सोशल मीडिया है, कांग्रेस भी इसमें बहुत ही एग्रेसिव सोशल मीडिया है, तो कांग्रेस के भी ट्रोलर्स बहुत तगड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सबने एक बीजेपी का काउंटर तैयार कर लिया है। बीजेपी यहीं पर तो मात खा रही है, क्योंकि कल तक उसने बड़ा फायदा उठाया था इन चीजों का, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है कि बीजेपी एक छत्र बीजेपी का राज है। तो इसका तो आप समझ लीजिए कि ये भुगतना पड़ेगा चुनावों में बीजेपी। और ये 11 स्टेट्स में इन पार्टियों का राज है। ये जो इकट्ठी हुई थी बेंगलोर में, 11 स्टेट्स को ये रूल कर रही हैं, तो इनके पास भी कोई कम ताकत नहीं है, लेकिन ये ताकत इकट्ठी होने से। और जाते जाते आशीष जी, लास्ट में जो बहुत बड़ा विषय है, लास्ट में ये बताएं, ये जो नाम इन्होंने सोचा है इंडिया, ये काफी सोच विचार के रखा लगता है। इसका क्या फायदा होने वाला है? देखिए, ये अगर आप देखें तो स्ट्रेटजी वाइज बहुत अच्छा नाम है। ये प्रपोज किया था राहुल गांधी ने। इसका जो सीधा सा मतलब है वो आप इसका फुल फॉर्म समझ ही रहे हैं कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसमें इन्होंने ये किया है कि देखिए, अगर आप शब्द देखिए, भारत तो आ ही गया, राष्ट्रीयता भी आ गई इसमें। उसके बाद आप देखेंगे विकासवादी राजनीति, मोदी बात करते हैं तो डेवलपमेंटल से जो है वो यही है कि विकासवादी राजनीति की बात कर रहा है। इंक्लूसिव, समावेशी है, मतलब समाज का हर वर्ग अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, उत्तर दक्षिण सब साथ में लेकर चलना चाहते हैं, और वो फ्रंट है ये, है ना जी। तो ये नाम बहुत अच्छा है, और चुनावों में आप इंडिया की मुखालफत नहीं कर सकते हैं। आप इंडिया बनाम इंडिया, आप इंडिया को जब मुखालफत करेंगे इंडिया की, तो कहीं न कहीं उसमें देश का नाम जुड़ेगा। ये भारत का विरोध कर रहे हैं इंडिया की नहीं। इन्होंने आज बीजेपी की तरफ से आया कि साहब जो है हम भारत बनाम इंडिया की लड़ाई लड़ेंगे। तो तुरंत जो है वो सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो ये आएगी, ठीक है, अगर इंडिया से आपको इतनी नफरत थी तो आपने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, है ना, खेलो इंडिया, कितने इंडिया तो आपने शुरू कर दिए। स्किल इंडिया देखिए ना, तो तब तो आपने इंडिया से नफरत नहीं की, वहां तो भारत नाम लेकर के आप नहीं आए। अब जब इंडिया लेकर के कांग्रेस या विपक्ष आ गया तो आपको जो है वो इंडिया नाम से परहेज होने लगा कि हम तो इंडिया और भारत में फर्क करने लगे। तो ये चीजें जो है ना, मतलब चुनावी समझिए जुमले हैं, ये सब चीजें चलेंगी, राजनीति है, चलते रहते हैं, शब्दों के तरह तरह के अर्थ निकलते हैं और उसकी जो है वो पूरी पे खेला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और कांग्रेस ने ये विपक्ष ने बहुत अच्छा नाम रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो एनडीए वर्सेस इंडिया ये जो मुकाबला होने जा रहा है, फाइनल होगा 2024 में, तो आपसे हम बात करते रहेंगे। तो पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे केक वॉक होगी मोदी साहब के लिए ये जो 2024 के इलेक्शन बीजेपी को, नहीं। लेकिन अब जो सीरियसनेस नजर आई है इन लोगों में, और जिस तरह का इन्होंने आज वो खुशी उनके चेहरों पे नजर आ रही थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जितने भी लोग मैं देख रहा हूं, तस्वीरें जो आ रही है, ममता बनर्जी सोनिया के साथ बैठी गपशप कर रही हैं, उनकी अपनी अलग से मीटिंग भी हो चुकी है, शरद पवार के चेहरे पे रौनक देख रहे हैं। तो मुझे नीतीश कुमार सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो एनडीए का खेमा है उसमें निराशा नजर आ रही है, कहां से पकड़ के 34। वो तो है ही। आपको ये भी है कि देखिए, हो सकता है कि अगले 2-3 दिनों में आपको महाराष्ट्र में कुछ मेजर से अच्छा जी, जो हाँ अगले 2-3 दिनों के अंदर ही अंदर जो निकल है वो देखिए। अगर वहाँ पे अगर ये नहीं एक होंगे तो वहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ हो जाएगा, लागू हो जाएगा, और अजित पवार को वैसे ही हटना पड़ेगा। तो उनके सामने तो बहुत बड़ी क्राइसिस आ चुकी है, क्योंकि शरद पवार के खेमे में ज्यादातर एमएलएज हैं, एमएलएज और एमपी जितने हैं बहुत खाक, ज्यादातर शरद पवार के खेमे में है, बहुत खाक, बड़ी दिक्कत हो रही है। जी। और शरद पवार चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे। तो अजीत पवार पहले भी जाके वापस आ चुके हैं, क्या पता फिर वापस आ जाएं, और जो किरकिरी होगी बीजेपी की उस समय वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। पर एनीवे, आने वाले दिनों में क्या होता है हम आपसे बात करते रहेंगे, और बहुत बड़ा विषय जैसे मैंने कहा, लेकिन आपने काफी ज्यादा जानकारी दे दी है। धन्यवाद आशीष जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।